हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि बेडशीट, पिल्लो, कपड़े बनाने का काम करती है। कंपनी का जो नाम है वो है नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से 8 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में आईपीओ के थ्रू पैसा उठाना चाहती है, जिसमें कंपनी ने अपना कट ऑफ प्राइस 24 रुपये सेट किया है। 13 करोड़ रुपए उठाना चाहती है और जो पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है दैट इज़ 49 करोड़ रुपीज़। तो ठीक ठाक पैसे लगा रही है कंपनी, मतलब ज़्यादा छोटी कंपनी है, एसएमई कंपनी है। यहाँ पर कंपनी क्यों पैसे उठाना चाह रही है तो उसके पीछे मेन रीजन बताया कि हमने एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, दैट मीन्स की कंपनी और एक्सपेंड करना चाहती है, मशीनरी वगैरह और लगाना चाहती है ताकि जो एम्ब्रॉयडरी का काम है मशीन बिजनेस बढ़ाना चाहती है। साथ में कंपनी रीपेमेंट करना चाहती है जो उसके ऊपर में लोन वोन जो पहले से चलता आ रहा है उसको। अब यहाँ पे इसके थ्रू अगर हम इनडेप्थ एनालिसिस करने से पहले अगर एक चीज़ और देख लेते हैं, दैट इज़ की कंपनी के जो प्रमोटर लोग उनके पास में 74% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद 54% के आसपास में रह जाने वाली है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कि छोटी कंपनी होते हुए भी प्रमोटर जो है यहाँ पर अच्छी खासी अपना स्टेक जो है कंपनी में से दे रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट नेगेटिव। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो कितने करोड़ रुपए हैं, जो कि 4 करोड़ रुपए जो है कंपनी लोन में चुकाने वाली है और 5.5 करोड़ रुपए से कंपनी मशीनरी सेटअप करने वाली है। आज के दिन कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता है उनका नाम है भाविन जेठवा, बट कांतिलाल जेठवा जो इनके पिताजी हैं भाविन जी के, वो मेन इनके चेयरमैन है इस कंपनी के, बट जो मेन शेयर होल्डिंग है वो भाविन जेठवा के साथ में ही है बिकॉज इनकी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है कांतिलाल जेठवा जी की। नेक्स्ट अगर कंपनी के ऊपर में कोई लिटिगेशन वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर कुछ खास लिटिगेशन तो नजर नहीं आ रहे हैं, बट एक लिटिगेशन जरूर है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो कि कंपनी के खिलाफ है। दूसरे टैक्स प्रोसीडिंग्स भी हैं यहाँ पर, बट ये मेन प्रोसीडिंग है दैट इज अगेंस्ट द कंपनी, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने यहाँ पे प्रोसीडिंग डाली हुई है कि हमने इनको डबल 2 बार पेमेंट कर दिया। कोटक वाले बोल रहे हैं कि हमने इनकी कंपनी को 2 बार पेमेंट कर दिया और इन्होंने हमें वापस जो दूसरी बार पेमेंट किया है उसको चुकाना पड़ेगा वापस। अब ये कंपनी बोल रही है कि हमारे को दूसरी बार, बैंक बोल रहे कि दूसरी बार पेमेंट कर दिया, हम बोल रहे हैं हमारे पास तो ऐसा कोई पेमेंट आया ही नहीं है। तो इसके बीच में एक लड़ाई चल रही है जो कोर्ट केस चल रहा है, तो वो अभी तक चल ही रहा है। वैसे देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ में ऑलरेडी भी इस टाइप की बहुत सारी शिकायतें आई हुई हैं जिसको आरबीआई ने भी नोटिस किया है और आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को झटकाया भी है कि थोड़ा सा सुधारो भाई अपने आप को। देखते हैं कितना सुधारती है कोटक महिंद्रा बैंक। तो गलती भी बैंक की और बाद में झेले भी कस्टमर बाद में। 2 बार पेमेंट कर दिया भाई, गजब है। नेक्स्ट दूसरी चीज़ अब एक बार और देख लेते हैं कि कंपनी की जो शुरुआत जो है वो 2010 में हुई थी, बाद में 2015 के अंदर में इनको एक अवार्ड भी मिला है। दूसरा 2022 के अंदर में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड, और 2024 के अंदर में ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये कांतिलाल जेठवा जी की थोड़ी सी प्रोफाइल है आपके सामने, और ये जो भाविन जेठवा जी की हैं उनकी प्रोफाइल आपके सामने है। कंपनी के पास में जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसेज प्रॉपर्टी जो कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस के अंदर में, सारे वो उस पे हैं, रेंट पे हैं, लिव एंड लीज लाइसेंस के ऊपर में है। नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज के दिन 56 एम्प्लॉयज़ काम करें, जिसमें से मेनली जो है वो जो ये स्विंग मशीन वगैरह डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का जो मेन काम है वो यहाँ पे कपड़ा बनाने का नहीं है, कपड़ा कहीं और से खरीदती है और बाद में उसको बेड शीट्स में अंदर में, तकियों के अंदर में, तकियों कवर्स के अंदर में कन्वर्ट करती है स्टिचिंग के थ्रू, सिलाई के थ्रू, और कपड़े भी बनाती है और दूसरे जो क्लोथिंग होती है उनको भी बनाने का काम करती है और बाद में मार्केट में बेचती है। इंटरनेशनल भी बेचती है, नेशनल भी बेचती है, मतलब एक्सपोर्ट भी करती है ना। ये कुछ मशीन्स हैं जो कंपनी के पास में है जिनका कंपनी यूज़ करती है। ये नंबर ऑफ मशीन्स हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी का जो मेनली जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो देखा जाए तो 2024 ईयरा जिसका 96% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर में कंपनी काम कर रही है, बेडशीट एंड पिलो कवर्स। इसीलिए कंपनी बोला है कि हमें और एक्सपेंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पर जो कपड़े वाला है, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स बनाने वाला, वो अभी तक 5% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी चल रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ अच्छी खासी कैपेसिटी भी बची हुई है। दैट्स गुड, चलो एक ही जगह पर बढ़ाना है। दूसरा हम देख लेते हैं कंपनी का आज के दिन जो सेल ऑफ प्रोडक्ट की जो सेल है वहाँ से 33 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू आ रहा है, और सेल ऑफ लाइसेंस के थ्रू यहाँ पे 28 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। सेल ऑफ लाइसेंस क्या होता है उसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का डोमेस्टिक इंडिया के अंदर से जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज 62 करोड़ रुपीज़, और इंडिया के बाहर से 40 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू आ रहा है, जो कि यूएसए से आ रहा है मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सेल ऑफ लाइसेंस, तो ये है RODTEP
ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ये एक स्कीम है जिसके थ्रू कंपनी को जो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है वो कस्टम ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड जो कंपनी को मिला है वो एक्चुअली मिलना नहीं चाहिए, बट कोई स्कीम जो गवर्नमेंट की चल रही है जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो रिफंड दे देती है वापस। तो वो कंपनीज क्या मानती हैं, उसको एक अपना रेवेन्यू मानती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि हमारा जितना भी रेवेन्यू हो रहा है उसमें उस स्कीम के थ्रू जो हमें रिफंड मिले हुए हैं 28 करोड़ रुपए का, वो हमारा रेवेन्यू है। तो इसका इसीलिए रेवेन्यू जो है 102 करोड़ रुपीस पहुंचा हुआ है। 23 के अंदर में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके थ्रू 47 करोड़ का रिफंड मिला हुआ है, यहाँ पे 24 करोड़ का। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कंपनी का रिफंड के थ्रू रेवेन्यू हो रहा है कि प्रोडक्ट की सेल की वजह से रेवेन्यू हो रहा है। कंपनी का बिजनेस है भी इतना बड़ा जितना दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट कंपनी का बेडशीट। अब ये जो बेडशीट्स के थ्रू जो रेवेन्यू आ रहा है 2024 में 670 करोड़ से, यहाँ 51 करोड़ से, और यहाँ पे अगेन 69 करोड़ के आसपास में हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 2022 से 2023 में रेवेन्यू कम हुआ था, फिर वापस अभी से 2024 में बढ़ा है। और 2024 जून तक का जो डेटा है, जो कि 3 महीने का डेटा है, उसमें 10 करोड़ का ही रेवेन्यू आया है बेडशीट्स के थ्रू। दैट मीन्स कि अगेन कंपनी को नुकसान हो सकता है, बिकॉज अगर हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, यहाँ से 40 करोड़ का आ जाएगा। अगर हम लोग 3 महीने का, इसका मतलब 12 महीने का साल होता है, तो चार से गुना कर देंगे, तो यहाँ से 40 करोड़ का रेवेन्यू आएगा बेडशीट से, और 40 करोड़ का वहाँ से तो 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे तो कंपनी इस साल जो है रेवेन्यू के हिसाब से नुकसान में रह सकती है, राइट। नेक्स्ट ये कुछ आपके सामने तस्वीरें हैं जो प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है उनकी, राइट। एंड ये कुछ प्रोसीजर है जिसके थ्रू कंपनी अपना काम करती है, माल भी खरीदती है, थ्रेड कटिंग करती है, फाइनल क्वालिटी चेक करती है, पैकिंग करती है, डिस्पैच कर देती है, जैसे वो टावल वगैरह, रग्स वगैरह बनाने का काम करने में। यहाँ पर ये जो तरीका है, ये जो कपड़े का और जो बेडशीट है उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से काम करती है। ये कुछ प्रोडक्ट लाइंस हैं, फैक्ट्री की खुद की फोटोज हैं अंदर की। ये कंपनी के जो मेनली कस्टमर है वहाँ से 2024 के अंदर में 40% रेवेन्यू आया है सिर्फ एक ही कंपनी से। बाकी जो है बाकी कुछ ज़्यादा कंपनियों के साथ में कंपनी की साठगांठ है नहीं, यहाँ पर एक ही कंपनी के साथ में ज़्यादा अच्छी खासी साठगांठ है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो लोन ले रखा है वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ रहा है कंपनी को। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो लोन है वो भी अनसिक्योर्ड ही है, मेनली मोस्ट ऑफ द जो लोन्स हैं वो, कुछ लोन जो बड़े लोन हैं वो सिक्योर्ड हैं यहाँ पर, जिसके अंदर में कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह हैं, प्रमोटर वगैरह हैं, उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको गिरवी रख रखा है, उसके बाद में कंपनी को लोन मिला हुआ है। बट स्टिल एक अच्छा खासा हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर में मिला हुआ है, दैट शोज ए नेगेटिविटी। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के अंदर में जो मशीनरी है, ये यहाँ पर आपको इसमें जाने से पहले हमको एक बार थोड़ा सा कंपनी का बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो दैट इज़ कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आज के दिन जो कंपनी में पैसा लगा हुआ दैट इज़ 120 करोड़ रुपए, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, जो कंपनी का खुद का पैसा माना जाता है, तो प्रमोटर्स का जो पैसा लगा हुआ वो लगभग 24-25 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में 120 करोड़ रुपए लगा हुआ, दैट मीन्स अराउंड 95 करोड़ रुपीज़ वो उधारी का पैसा है कंपनी के अंदर में। दैट्स ए वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट। साथ में अगर कंपनी के हम लोग P&L स्टेटमेंट को अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू हर 2022 में भी उतना ही था, 23 में भी उतना ही था, 24 में भी उतना ही था। और रेवेन्यू के अंदर में जो मेजर पार्ट है वो किस चीज़ का है, लाइसेंस वाले पार्ट का है, जो कि स्कीम के थ्रू जो रिफंड आया हुआ है। नाउ दैट्स अगेन नेगेटिव पॉइंट कि कंपनी का सेल जो आ रहा है वो रेवेन्यू खुद के प्रोडक्ट सेल करने से नहीं आ रहा है, और साथ में यहाँ पे कुछ इंक्रीज भी नहीं आ रहा है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स भी कुछ खास बढ़ नहीं रहे हैं, हर साल थोड़ा घटता हुआ ही नजर आ रहा है। हर साल नहीं, पिछले साल घटा था और इस साल थोड़ा बहुत बढ़ा है, राइट। नेक्स्ट इस साल भी कंपनी का रेवेन्यू जो है कुछ खास बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अगर हम लोग फॉरवर्ड तरीके से भी चेक करते हैं तो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर नेगेटिव है, बट यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है कंपनी का, ये देखो नेट कैश फ्लो 11 करोड़ रुपए माइनस, यहाँ 5 करोड़ प्लस था, यहाँ 42 लाख प्लस है, यहाँ पर 3 करोड़ रुपए प्लस है। अब यहाँ पे जो प्लस है वो तो ठीक है, राइट। ये 2 करोड़ रुपए यहाँ से प्लस, यहाँ से ये प्लस ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का रिकवर हुआ है। दैट मीन्स की कंपनी ने जो माल बेचा है वो पैसा आया है, क्योंकि कंपनी का रिफंड से ज़्यादातर पैसा आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, माल तो कुछ खास बिक नहीं रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वही यहाँ पर प्लस होता जा रहा है। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा अटक गया था, यहाँ पर अगेन ट्रेड्स पेबल कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव पड़ा हुआ है। सो काइंड ऑफ
एक हम अच्छे सेंस के अंदर में कंपनी के बिजनेस को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिविटी कैश फ्लो के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के कुछ और स्क्रीनशॉट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दैट इज दिस वन। ये लोन महंगा ले रखा है। साथ में कंपनी के अगर हम लोग प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में जो पैसा लगा हुआ है दैट इज राइट हियर। 1 सेकेंड, दिस इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे 3,73,00,000 रुपए ही लगे हुए हैं कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। उसमें से जो मेनली पैसा लगा हुआ है वो मोटर कार्स में लगा हुआ है, मतलब गाड़ियों में लगा हुआ है, राइट। तो ये अगेन की कंपनी का जो बिजनेस के अंदर में पैसा मेनली नहीं लगा हुआ है, गाड़ी चला हुआ है? वो कौन सी है? फटे तो फटे, वो क्या बोलते हैं, फटे तो फटे मनावा भी ना घटे। नेक्स्ट कंपनी का ये अगर हम लोग देख लेते हैं इन्वेंट्री के अंदर में अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है 45 करोड़ का। ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं 34 करोड़ के। और बाकी जो पैसा है नॉन करंट एसेट्स के अंदर में पड़ा हुआ है। सो खास बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस शीट इज नॉर्मल, बट द पॉइंट इज अगेन मोस्ट ऑफ द जो पैसा कंपनी में उधारी का पैसा है। अब यहाँ से आईपीओ से जो कंपनी पैसा उठा भी लेगी उससे भी कुछ खास ज़्यादा फर्क पड़ने वाला दिख नहीं रहा है। सो ओवरऑल बात जो रेवेन्यू जो बात बन रही है आपके बार कंपेरेटिव बेसिस के ऊपर में अगर चेक कर लेते हैं, कंपनी जो अपनी वैल्यू लगाई है, कई भाई कंपेयर तो करके बताओ जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में चल रही है उन कंपनियों के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2.46, 2.5 करोड़ रुपया, कंपनी वैल्यू लगा रही है 50 करोड़ रुपए। सो इसके हिसाब से देख लो आप कितना आ रहा है, 25-20 का। सो 20 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर कंपेयर करते हैं लॉयल टेक्सटाइल इस कंपनी का और इस कंपनी का, इन दो कंपनियों का नाम कंपनी ने खुद की बैलेंस शीट, सॉरी इसमें आरएचपी में खुद ही नाम बोला कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। हम इन दो के साथ में कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों कंपनियां जिनका कंपनी ने नाम बताया है कि ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ये दोनों ही प्रॉफिट में नहीं है। बाकी जो मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स हैं इनके वो प्रॉफिट में है सारे के सारे, बट ये दो नहीं जिन्होंने जो इन्होंने बताए, सारे के सारे नहीं बोला, कुछ प्रॉफिट के अंदर में है। तो अब ये कंपनी बोल रही कि हमारा कंपेयर जो करो वो इन्हीं कंपनियों के साथ में करो जो कंपनी कमा ही नहीं रही है, ताकि हम अच्छे लगे उनके सामने। ये मतलब आपको अगर अच्छा दिखना है तो आप साफ सुथरे उन लोगों के बीच में खड़े हो जाओ जो कि कचरे में भरे पड़े हैं, तो आप अच्छे दिखोगे, राइट। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो दूसरी कंपनियों के साथ में अगर कंपेयर करके देखते हैं तो उसके लिए पी रेशियो जो 20 का, अब इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं साथ में दूसरे भी तो होंगे, तो ये रही इनका पी रेशियो 39 का, 11 का, 17 का। तो काफ़ी कंपनियां हैं जो कि इनसे भी अच्छा कमा रही हैं। साथ में अगर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो में कुछ खास फर्क यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। नेटवर्थ इज 24 करोड़ बिफोर द आईपीओ एंड आफ्टर द आईपीओ 13 करोड़ रुपए और चले जाएंगे। सो यहाँ पर लगभग 37 करोड़। तो पीबी रेशियो इज 1.2 1.3 के आसपास का। नाउ दैट्स फाइन, दैट्स ओके थिंग। इन कंपनियों का देखते हैं तो इनका जो पीबी रेशियो है 0.9 का और इसका है दूसरी कंपनियों का पीबी रेशियो, तो यहाँ पर 1.4, 1.3, 0.5, 0.7। सो इनसे भी बेटर कंपनियां बैठी हैं। तो ओवरऑल बिजनेस के अंदर में फाइनल जो व्यू बन रहा है वो नेगेटिव में बन रहा है, बिकॉज कंपनी का जो मेन धंधा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। रेवेन्यू सोर्स के अंदर में थोड़ी गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं और साथ में ही लोन बहुत ज़्यादा है। कंपनी का जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा बहुत कम है और लोन बहुत ज़्यादा, उसको चुकाने के लिए सब कुछ बेच भी देना तो भी वो लोन नहीं चुकेगा, और जो लोन मिला हुआ वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर में मिला हुआ है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आगे अगर कंपनी में सुधार दिखता है तो दोबारा इस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, बट आज के हिसाब से लॉन्ग टर्म्स के बारे में सोचना और शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना थोड़ा सा गड़बड़ बड़ा हो सकता है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी राय बनाएं अपनी, उससे पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें और रिसर्च कर लें, मे भी आपका जो व्यू बने वो मेरे से डिफरेंट बन सकता है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।